सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम एक और इंटरनेशनल लॉ में केस की बात करने वाले हैं, जिस केस का नाम है बार्सिलोना ट्रैक्शन लाइट एंड पावर कंपनी केस। ये कंपनी का नाम है, बार्सिलोना ट्रैक्शन कंपनी से हम बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है इंटरनेशनल लॉ का। और आपने अगर पूरी सीरीज देखी है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने जो बनाई हुई है इंटरनेशनल लॉ की, इसमें मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उसमें डाल रहा हूँ, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर वैसे इस केस को हम दूसरे तरीके से जानते हैं बेल्जियम वर्सेस स्पेन के नाम से, क्योंकि दोनों कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। आपको पता है इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई भी केस है तो दो कंट्रीज तो होगी ही होगी। तो बेल्जियम वर्सेस स्पेन है ये, तो बेल्जियम एंड स्पेन दोनों इसमें आती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से जानते हैं इस केस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बैकग्राउंड में क्या है इस केस के। तो देखिए इस केस में होता क्या है, मैं आपको समझाता रहूंगा। आप ये जो स्लाइड्स में लिखा है इसे मेरे समझाने के बाद पढ़ना, ताकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले अभी सिर्फ सुनते रहो। होता क्या है, बार्सिलोना ट्रैक्शन मैंने बता दिया ये एक कंपनी है, ये इनकॉर्पोरेट होती है कनाडा में। ठीक है, आपको पता है कनाडा एक कंट्री है, वहां पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। आप कहेंगे इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से मतलब है कंपनी कहां अपने आप को रजिस्टर करवाती है। आप दूसरे स्टेट में रजिस्टर करवा सकते हैं, दूसरी कंट्री में भी रजिस्टर करवा सकते हैं। वहां आपका क्या माना जाता है कि आपने यहां रजिस्टर करवाया है, और मेनली आपका हेड ऑफिस भी वहीं होता है। ठीक है, तो ये कंपनी जो थी बार्सिलोना ट्रैक्शन, ये कनाडा में इन्होंने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाया। कहीं भी करवा सकते हैं, चॉइस है। आप खोलोगे अपनी कंपनी तो आपके पास भी पूरी चॉइस है, आप किसी और कंट्री में भी करवा सकते हैं, और आप अपने देश के किसी और स्टेट में भी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको वहां के लॉज मानने पड़ते हैं, वहीं के हिसाब से आपको अपनी कंपनी को ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराया कनाडा में, पर इसका ऑपरेशन जो था वो था स्पेन में। स्पेन अब एक दूसरी कंट्री है। अब आप कहोगे कनाडा पिक्चर में कैसे आया, तो अभी ध्यान से समझना कि इसने इनकॉर्पोरेट कराया कनाडा में। ऑपरेशन जो इस कंपनी को मेनली काम करना था वो था स्पेन में करना था, लेकिन एक और ट्विस्ट है, ओन्ड बाय बेल्जियम नेशनल्स। अब ये जो बेल्जियम कंट्री है ना, वहां के नेशनल्स द्वारा इसको ओन किया जाता था। मतलब जो इस कंपनी की शेयर होल्डिंग थी, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग किन्होंने ली हुई थी, बेल्जियन नेशनल्स ने। जो बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं उनको बेल्जियंस बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, इसकी शेयर होल्डिंग ली थी। अब यहाँ पे 3 कंट्रीज इंक्लूड होती है। कनाडा में इनकॉर्पोरेशन है, काम करना है स्पेन में, लेकिन जो अंदर मालिक बैठे हैं, शेयर होल्डर्स बैठे हैं, वो कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, अब स्पेन में क्या होता है, एक टाइम पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सिविल वॉर में क्या होता है, अंदर की चीजें भाई डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस चक्कर से जो वहां की गवर्नमेंट होती है स्पेन की, उनको इस कंपनी के लिए कुछ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल जो बेनिफिट इसको मिलते थे, उनकी कटौती करनी पड़ती है। ठीक है, वो स्पेन का अपना अंदर का मामला है, स्पेन ने ऐसा किया। अब होता क्या है, देखो स्पेन ने उस कंपनी के साथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स जो भी थे कट डाउन करें। उससे क्या हुआ, बेल्जियंस को फर्क पड़ा, क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग थी। लेकिन आगे क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। तो स्पेन का एक्शन लेड टू द बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी एंड बेल्जियन शेयर होल्डर्स सफर्ड लॉसेस। तो स्पेन के चक्कर से कंपनी हो गई बैंकरप्ट, शेयर होल्डर्स को हो गया नुकसान। अब उन्होंने अपने देश में बताया, बेल्जियम में बताया कि देखो हमें ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है, अब एक्शन तो लेना पड़ेगा स्पेन के अगेंस्ट। ओके, यहीं से ट्विस्ट आता है, जरा अब बस आप सुनते रहो। ठीक है, तो होता क्या है, बेल्जियम पहुंच गया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि हमें चाहिए अपनी कंपनी के लिए डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन फॉर इट्स नेशनल्स हु वर शेयर होल्डर्स। अब देखो बेल्जियम की कंपनी नहीं है, बेल्जियम के सिर्फ और सिर्फ क्या है, शेयर होल्डर्स है। अब बेल्जियम में वो कंपनी काम भी नहीं कर रही है। तो अब यहां पे ट्विस्ट आता है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब की लीगल इशू क्या बनते हैं। अगर आप इस स्लाइड को ना भी देखो ना, मैंने जो आपको स्टोरी बताई है, मुझे लगता है कि आप की इश्यूज खुद ही बता दोगे कि क्या क्या बनते हैं। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कैन अ स्टेट एक्सरसाइज डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। क्या कोई कंट्री, कोई स्टेट डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन एक्सरसाइज कर सकता है फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी नहीं है, वहां इनकॉर्पोरेशन भी नहीं है, तो उनके लिए क्या हो गई वो कंपनी तो फॉरेन कंपनी है, लेकिन शेयर होल्डर्स उनके अपने हैं। तो क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए किसी फॉरेन कंपनी का डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मांग सकती है आईसीजे में कि नहीं? समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। Who has the right to bring a claim the state of nationality of the shareholders or the state of incorporation of the company? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि किस कंट्री के पास ये हक है कि वो क्या कर सके। Who has the right to bring a claim?
द स्टेट ऑफ नेशनैलिटी ऑफ द शेयर होल्डर देखेंगे कि शेयर होल्डर्स की नेशनैलिटी कौन सी कंट्री की है, वो हक मांग सकते हैं, या फिर वो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है वो हक मांग सकते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन खत्म होने तक ना आप खुद भी मन में सोच लेना कि एक्चुअल में मतलब होना क्या चाहिए, कि कौन सी कंपनी के पास क्लेम होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सके और कुछ राइट क्लेम कर सके। तीनों में से कौन सी, कनाडा, स्पेन या फिर बेल्जियम। तो यहां तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से आगे देखने से पहले कमेंट में इसका आंसर कर दो, क्योंकि फाइनली लास्ट में आपको पता चल जाएगा तो फिर तो डिस्क्लोज हो जाएगी चीजें। तीसरा की लीगल इशू ये है, आर देयर ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनेस। एर्गा ओमनेस क्या होता है? एर्गा ओमनेस होता है कोई ऐसी चीज जो अप्लाइज टू ऑल हो, मतलब सब पर एप्लीकेबल है। एर्गा ओमनेस ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो आर देयर ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनेस ओन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो कि सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर लगने चाहिए या फिर लगते हैं। ये तीन की लीगल इशू है जो कि कोर्ट को डिसाइड करने थे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, 10-20% भी, तो कोई बात नहीं, लास्ट तक तो सारा समझ में आ ही जाएगा। तो ये तीन मेजर की इश्यूज है। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे कोर्ट के सामने। अब अगर आप ये सुनेंगे ना आर्ग्यूमेंट्स, तो आपका और क्लैरिटी आ जाएगी। होता क्या है, बेल्जियम कहता है, देखो बेल्जियम क्यों कहेगा, क्योंकि बेल्जियम के लोगों का पैसा लगा है शेयर होल्डिंग से। अब बेल्जियम कहता है स्पेन ने वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ बाय हार्मिंग अ कंपनी इन विच बेल्जियन नेशनल्स हेल्ड अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। क्योंकि हमारे नेशनल्स का उसमें सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट था, इसीलिए स्पेन ने जानबूझकर उनको अफेक्ट किया है और वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं कि बेल्जियम आर्ग्यूड इट कुड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स नेशनल्स इवन इफ द कंपनी वॉज कैनेडियन। और हमारे पास ये पूरा हक है चाहे कंपनी कैनेडियन हो। क्योंकि क्यों है कंपनी कैनेडियन? क्योंकि वहां इनकॉर्पोरेट हुई है। जहां भी इनकॉर्पोरेशन होती है उसको वहीं का माना जाता है, चाहे वो कहीं भी ऑपरेशन करे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा हक है कि हम इसकी बात उठा सकते हैं कोर्ट में, चाहे कंपनी फॉरेन भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे नेशनल्स का पैसा लगा है कंपनी में, तो मेन मालिक कौन हुए? हम हुए, ठीक है। ये बेल्जियम के पॉइंट्स थे कोर्ट में। अब देखते हैं स्पेन ने क्या काउंटर क्लेम्स करे हैं। तो स्पेन कहता है सिंपली ओनली द स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि कनाडा है, नॉट द शेयर होल्डर्स नेशनल्स स्टेट कुड ब्रिंग अ क्लेम। सबसे पहली बात कि जहां कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उन्हीं के पास ये हक है कि कोई भी क्लेम कर सके कोर्ट में। सबसे पहला स्पेन का आर्ग्यूमेंट। सेकंड इज स्पेन ने कोई भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया अगेंस्ट द बेल्जियम। क्योंकि बेल्जियम कहानी में कहां से आया भाई? हमने बोला कि आप शेयर होल्डिंग खरीदो, नहीं ना। कंपनी क्या आपके यहां इनकॉर्पोरेट हुई है? नहीं। क्या आपके देश में ऑपरेशन हो रहा है? नहीं। तो आप पिक्चर में कहां से आए? सिर्फ आपने शेयर होल्डिंग खरीद ली, इसका यह मतलब नहीं है कि आपका ही सारा कंट्रोल हो गया। ओके, तो यहां पे तीन कंट्रीज है, आप कोर्ट के सामने बातें सारी रख चुके हैं, दोनों के दोनों। कनाडा कोई पिक्चर में नहीं है, कनाडा सिर्फ इसलिए पिक्चर में है क्योंकि वहां इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है। लड़ाई किसकी है? बेल्जियम वर्सेस स्पेन की, यही इस केस का नाम भी है। तो अब देखते हैं कोर्ट ने क्या बोला। कोर्ट बोलता है, ध्यान से सुनना, कोर्ट के लिए 2 स्लाइड्स हैं तो पूरा ध्यान से सुनेंगे। आईसीजे की जजमेंट क्या आती है कि बेल्जियम हैड नो स्टैंडिंग टू ब्रिंग द केस। सबसे पहली बात भाई बेल्जियम, आप सुनो, आपका कोई हक नहीं बनता केस करने का। क्यों? ओनली कैनेडा द स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कुड एक्सरसाइज डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन फॉर द कंपनी। कौन मांग सकता है कंपनी के प्रोटेक्शन? कैनेडा मांग सकता है, क्योंकि उसी की कंपनी है, वो वहां इनकॉर्पोरेट हुई है तो वहीं की कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। Shareholders do not have a direct right in the international law to diplomatic protection through their home state. सिंपल से कोर्ट कहता है, देखो इंटरनेशनल लॉ में अगर आपको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन चाहिए तो हम कंट्री टू कंट्री डील करते हैं, हमको इंडिविजुअल और ऐसे हम डील नहीं करते हैं मोस्टली। तो आप एज अ कंट्री कहीं स्टैंड नहीं करते हो टू ब्रिंग द केस, आप केस ला सको, आपकी ये हैसियत नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ की कंपनी है ही नहीं एंड शेयर होल्डर्स का कोई भी डायरेक्ट राइट नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया। अब देखो यहां से कोर्ट ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, ध्यान से सुनना, उसका नाम था ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनेस। इसका मतलब है दैट कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि सभी कंट्रीज पर इक्वली लगती है, लेकिन ये वो केस नहीं है। बट दिस केस डिड नॉट इन्वॉल्व सच ऑब्लिगेशंस। ये एर्गा ओमनेस वाला केस नहीं है। अभी एर्गा ओमनेस शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आईसीजे की जजमेंट देखिए, समझ में आ गया ना। बेल्जियम हार गया, बोला भैया शेयर होल्डर्स का कोई डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं होता, हम कंट्री को जानते हैं इंटरनेशनल लॉ में, हम किसी इंडिविजुअल को या शेयर होल्डर्स की कोई हैसियत नहीं होती इंटरनेशनल लॉ में,
ठीक है, और कौन क्लेम कर सकता है? कनाडा क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका हम क्या, इससे इस जजमेंट से हम क्या की प्रिंसिपल्स निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। कौन मांगेगा? द स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगेगा कंपनी का। ठीक है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी मानी कोर्ट ने। अ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स को क्या क्या माना? डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज, दोनों अलग अलग हैं। शेयर होल्डर, कंपनी दोनों अलग अलग हैं, ना ही शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो भाई चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी हमेशा इमॉर्टल होती है। तो आपको पता है ना कि कंपनी जो है शेयर होल्डर से डिफाइन नहीं होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो यहां पे वही बोला कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। एंड थर्ड वन इज ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनेस। ध्यान से समझना, सम ऑब्लिगेशंस आर ओन टू ऑल स्टेट्स। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो कि सभी स्टेट्स को मानने पड़ेंगे, उनको ओ करते हैं सारे स्टेट्स। जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप कमेंट में बता सकते हैं जिसको जो याद आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे जैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ये कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं। इसको हम एक और टर्म बोलते हैं, बहुत अच्छा टर्म है इंटरनेशनल लॉ में, अगर आपको याद आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने उसके ऊपर शायद एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी बात करी है मैंने किसी वीडियो में। अगर आपने सारी चीज़ें देखी है तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है कि सम ऑब्लिगेशंस आर ओन टू ऑल स्टेट, लेकिन बट दिस केस वॉज नॉट वन ऑफ देम। ये केस वो नहीं है जो कि सभी की ऑब्लिगेशंस बराबर मानी जाए। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों ही शेयर होल्डर्स और एक जो कंपनी है एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनेस का प्रिंसिपल दिया, इसके साथ साथ मना भी कर दिया कि ये केस वो नहीं है, तो इसको एर्गा ओमनेस मानने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और कंपनी की ऑब्लिगेशंस अलग होती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब यहां से सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल लॉ में क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हम ये केस क्यों पढ़ रहे हैं और हमें इससे मतलब कहां कहां से यूज करना है, कैसे यूज करना है। सबसे पहला, ये जो केस है डिफाइन करता है लिमिट्स ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन फॉर शेयर होल्डर्स। सेकेंड इज स्ट्रेंथन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जो कि शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग है, समझ गए। तीसरा है इंट्रोड्यूस करता है और एक्सप्लेन भी करता है साथ में कि ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनेस क्या होता है इंटरनेशनल लॉ में, और वो इस केस में क्यों वो इसमें नहीं फॉल करता। तो ये तीनों पॉइंट्स इस केस से निकलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप एक बार थोड़ा बैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ होता है कि एक बार में नहीं भी आ रहा है। आई होप वैसे तो आ गई होगी 90%, तो आप दोबारा से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, शेयर जरूर करना बाकियों के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।